गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? मैं आरडी सर आपके साथ। तो आज हमारा जीआईओसी का लास्ट टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट। इसे पढ़ लेते हैं अपन, आइडिया ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि हमें आगे परेशानी ना हो। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपन। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। हिंदी में क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, देखो बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। लिखो, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। नोट्स बनाओ तुम साथ के साथ। सदिश राशि होती है। ठीक है। अब द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, किसी भी अणु का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक होता है विद्युत ऋणता और एक दूसरा होता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, यानी दोनों परमाणु के मध्य जो बंध होता है उसकी दूरी। लिखो, तो अगला पॉइंट में लिख लो, या पहले समझा देता हूं, नीचे लिख लेंगे। लिख लो यहीं, द्विध्रुव आघूर्ण निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। कौन कौन सा? विद्युत ऋणता, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरा होता है अंतर परमाणविक दूरी। अंतर परमाणविक दूरी यानी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से, और इससे एन से करते हैं। ठीक है, तो आओ समझते हैं कैसे होता है। जैसे मान लो मेरे पास ये ए बी कोई अणु है, ये ए बी कोई अणु है, तो इनके मध्य में बंध होगा। तो वो बंध कैसे है? वो ऐसे है, ए टू बी, ये बंध है। एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, दोनों ने साझा करके बंध बनाया सहसंयोजक। कौन सा बंध बनाया? सहसंयोजक। कितने इलेक्ट्रॉनों के सहयोग से बना? दो इलेक्ट्रॉनों के सहयोग से। अब माना मैं ये बोल देता हूं कि माना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बी की ज्यादा है, ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणता इसकी कम और इसकी ज्यादा है। कोई भी परमाणु अणु, ये कोई भी अणु है बेटा, वो दो परमाणु है यहाँ पे हमारे पास, ज्यादा भी होंगे, लेकिन इसकी विद्युत ऋणता इससे ज्यादा है। तो यहां जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किस साइड जाएंगे? जिसकी पावर ज्यादा होगी, यानी कि जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन किस साइड आ जाएंगे? इस साइड आ जाएंगे। किस साइड आ जाएंगे? इस साइड आ जाएंगे। किस साइड आ जाएंगे? इस साइड आ जाएंगे। ऐसे चल के क्या आ गए? ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए। तो ये जो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा।
आंशिक धन आवेश और आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा। ओके, तो ये जो आवेश आया है, ये जो आवेश का प्रतिकरण हुआ है, इसे क्या कहेंगे अपन? चार्ज सेपरेशन या आवेश प्रतिकरण। और इसे किससे दर्शाते हैं? ई से। तो चार्ज सेपरेशन मतलब आवेश पृथक्करण। किससे प्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ई से। क्या कहलाता है ये? स्मॉल ई, चार्ज सेपरेशन। ओके, और ये दोनों के मध्य जो बंध है, इसकी दूरी है, ये डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगी? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्या कहलाती है बेटा? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, यानी कि अंतर परमाणविक दूरी। और किससे दर्शाएंगे? स्मॉल डी से। ये बात समझ में आ गई क्या? पक्की बात है। तो यानी कि डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कर रहा है और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पे कर रहा है, यानी कि विद्युत ऋणता पर और अंतर परमाणविक दूरी पर। ओके, तो जो कुल द्विध्रुव आघूर्ण है, डाइपोल मोमेंट, वो क्या हुआ? म्यू बराबर ई इंटू डी। इसे करो MTR। ओके, अब माना कि यहां पे देखो आप, टिप्स है, यदि ई बढ़ता है, चार्ज सेपरेशन की बात कर रहा हूं, ई बढ़ता है तो म्यू क्या होता है? म्यू बी बढ़ता है, ई इंक्रीज तो म्यू बी क्या होगा? इंक्रीज होगा। वही देखो अगला, यदि डी इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है तो म्यू क्या होता है? म्यू बी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो यानी कि ये बढ़ेगा तब भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तब भी बढ़ेगा। ये बात हमारे अच्छी तरह समझ में आई या नहीं? सबको समझ में आ गई? आगे चलूं? अब देखो बेटा, आगे क्या होता है, एक चीज और लिख लो। द्विध्रुव आघूर्ण यानी म्यू, कोष्टक में म्यू से दर्शाते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को। द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई क्या होती है? पढ़ के आए हो? डी बाई होती है। क्या होती है बेटा? डी बाई होती है सॉरी, डी बाई होती है। ओके, और एक डी बाई जो होता है, 1 डी बाई, बराबर होता है 1 इंटू 10 के पावर -18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या कहेंगे बेटा? स्थिर वैद्युतिकी। ओके, आगे चलूं? ये बातें ध्यान रहेगी। अब ये काम कहाँ आता है? ये हमको काम आता है कि जैसे कोई भी अणु है और वो अणु को एग्जामिनर पूछता है कि ये जो अणु है ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, यानी कि ध्रुवीय होगा या अध्रुवीय होगा।
अब इसका पता हमको कैसे चलता है? इसका पता चलता है हमको डाइपोल मोमेंट से, द्विध्रुव आघूर्ण से। यदि हमको डाइपोल मोमेंट का मालूम चल जाए या आइडिया भी लग जाए तो हम उस अणु की पहचान कर सकते हैं कि ये एक ध्रुवीय अणु है और ये एक अध्रुवीय अणु है। तो आगे बढ़ूं मैं, चलो मिटा दो इसे, उतार लिया, ठीक है आगे आओ बेटा। देखो नोट लिखो, ये नोट लिखो, यदि किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण यदि किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, क्या है बेटा? 0 है, तो ऐसे अणु अध्रुवीय या नॉन पोलर कहलाते हैं। तो ऐसे अणु कहलाते हैं। वही अगली लाइन लिखो, यदि किसी अणु का, छोटे छोटे स्टार लिख लो बेटा, यदि किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है, तो ऐसे अणु ध्रुवीय कहलाते हैं। ध्रुवीय मतलब क्या होगा? अणु पोलर होगा, पोलर कहलाते हैं। डायरेक्ट जूस है बेटा, डायरेक्ट पियो। यदि किसी अणु का ध्रुव आघूर्ण शून्य है तो ऐसे अणु अध्रुवीय कहलाएंगे, और यदि किसी अणु का ध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है तो ऐसे अणु क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय कहलाएंगे, पोलर कहलाएंगे। तो क्लासिफाइड कर दूं? ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, निम्न अणुओं में ध्रुवीय एवं अध्रुवीय की पहचान करिए। ओके, तो पहला ले लेता हूं मैं। माना कि मेरे पास क्या है बेटा? ये CO2 है। तुम्हें बताना है ये ध्रुवीय, निम्न अणुओं में ध्रुवीय एवं अध्रुवीय अणु की पहचान करिए। ये ध्रुवीय होगा या अध्रुवीय होगा, बताते चलो साथ के साथ। अब यदि हमको द्विध्रुव आघूर्ण मालूम चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि ये ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। ठीक है, तो कैसे मालूम चलेगा? सबसे पहले बनाना होता है हमको एक शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक कि उसकी संरचना बना लो आप। अब संरचना कैसे बनाते हैं कि उसका संकरण निकाल लो आप। संकरण निकाल लोगे तो आपको क्या है, उसकी आकृति का मालूम चल जाएगा, और आकृति बनाना आपको आता है। आकृति बन गई तो उसकी संरचना हमारे सामने आ गई, और संरचना बन गई तो वो जो परमाणु है उसकी विद्युत ऋणता भी हमारे सामने आ गई, और विद्युत ऋणता और डिस्टेंस भी हमारे सामने आ जाती है। तो हम उसे आराम से क्लासिफाई कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा और कौन सा का नहीं होगा, इतना तो। और जो
पूरी डिटेल उसके लिए, डिटेल जो सूत्र है वो है, अभी अपना इतना स्टैंडर्ड नहीं है इसलिए उसे नहीं दे सकते। तो इतने से भी हमारा काम अभी चल जाएगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या संकरण इसका sp3। sp3 की संकरण संरचना बना देता हूं मैं। आकृति कैसी होती है, लीनियर होती है। होने दो, ये देखो बेटा, ये आकृति है इसकी। ओके, अब मुझे ये बताओ कि जो ये कार्बन है इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा या इस ऑक्सीजन की ज्यादा? ऑक्सीजन की ज्यादा। तो किधर खींचेगा ये? इस बंद के, इन दोनों बंदों के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इधर। अब ये देखो, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा या इसकी? इसकी। तो ये किधर खींचेगा? इसकी। और दोनों का प्रभाव क्या हो गया? एक दूसरे से कितनी डिग्री पे था ये? 180 डिग्री पे। और 180 डिग्री पे होने से जितना ये खींच रहा था उतना ही ये खींच रहा था। एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया इन्होंने? निरस्त कर दिया। तो इसका म्यू का मान कितना रहा? 0। द्विध्रुव आघूर्ण कितना आया बेटा? 0। और यदि 0 म्यू का मान है तो अणु कैसा है? तो अणु कैसा है? बोलो, नॉन पोलर। नॉन पोलर यानी अध्रुवीय। अध्रुवीय लिखा हुआ है। अगला देखो, मेरे पास BF3 है ये, इसको सॉल्व करो फटाफट। संकरण निकाल लिया मैंने। संकरण से मैं इसकी आकृति तक पहुंच गया। ये लो, ये 120 डिग्री का कोण है। यहाँ पे भी 120 डिग्री है, यहाँ पे भी 120 डिग्री है। ओके, अब मुझे ये बताओ कि जितना ब्रोमीन की विद्युत ऋणता है क्या उतनी फ्लोरीन की नहीं है? तो ये बोरोन है, सॉरी ब्रोमीन नहीं है, बोरोन और फ्लोरीन विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा? फ्लोरीन की। ये किधर खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन? इधर। ये किधर खींचेगा? इधर। ये किधर खींचेगा? इधर। लेकिन इनका जो रेशो आएगा, यानी कि ये दोनों मिलके बराबर खींचेंगे, कुछ ये खींचेगा। ये दोनों मिलके बराबर खींचेंगे, उतना ये खींचेगा। ये दोनों मिलके इधर खींचेंगे तो उतना ही ये खींचेगा। यानी कि कुल मिलाकर सारा सिस्टम क्या हो जाएगा? बराबर रहेगा। बराबर रहेगा तो इसका म्यू क्या रहेगा? 0। 0 रहेगा तो ये अणु क्या होगा? क्या होगा बेटा? नॉन पोलर। ओके, अगला कंपाउंड देखते हैं। मान लो मेरे पास ये है PCl5। बताओ इसको। संकरण हमने पूछा, निकाला। संकरण निकालने से हमको आकृति का मालूम चल गया। आकृति का मालूम चलने से हम इसके द्विध्रुव आघूर्ण का भी मालूम चल जाएगा। ये देखो बेटा, जिसने GIOC पढ़ी उसका भला हो गया। ये आता तुम्हें बनाना। ये Cl कैसे है बेटा? ये ऐसे है। इनके मध्य क्या है? वही 120 डिग्री है। ये क्या है? 120 डिग्री। ये क्या है? 120 डिग्री। और ये भी क्या है? 120 डिग्री। और ये दोनों किस पे? 180 डिग्री पे। ये किस पे है? 180 डिग्री पे। तो जैसा ये इसका देखा था अपन ने, उसका 120 डिग्री वाला निरस्त हो गया। इधर जितना ये क्लोरीन खींच रहा उतना ये खींच रहा, ये भी एक दूसरे से निरस्त हो गया। तो म्यू क्या आ गया? 0। और म्यू 0 आ गया तो अणु क्या रहा? नॉन पोलर। नॉन पोलर। ओके बेटा, ठीक है, कर सकते हो, पहचान सकते हो। आगे बढ़ूं? चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। इनको मैं अगला एग्जाम्पल आता है बेटा हमारा 4th, XeO3F2। संकरण निकालो, आकृति तक पहुंचो और संरचना तक पहुंच के डाइपोल मोमेंट का निर्धारण करो।
क्या संरचना होती है जानते हो आप? वीडियो सारे ही पढ़ने पड़ेंगे बेटा। ये इक्वेटोरियल वाले, ये एक्सियल वाले, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। क्या रहा? वही 120। एंगल क्या होगा? 120। ये 120, ये बेटा 120, और ये दोनों का क्या होगा? 180 डिग्री। क्या रहा? म्यू का मान 0, और 0 रहा तो अणु क्या रहेगा? नॉन पोलर, मतलब अध्रुवीय। अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, SF6। संकर निकाल के करो। 6 6 + 2 Sp3D2। Sp3D2 में मैंने आकृति बनाना सिखा है, अष्टफल की आकृति होती है इसकी। ये सल्फर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। यही है। देखो बेटा, ये सारे क्या है? एक दूसरे के 90 डिग्री पे। ये भी 90 पे, ये भी 90 पे, ये भी 90 पे, और ये किस पे है? 180 पे है। ये दोनों किस पे है? 90 पे। ये 90 पे, 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 और ये किस पे है? 180 पे। वही ले दे के म्यू क्या रहेगा? 0। अणु क्या होगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय। अब जानते हो अब आप इन चीजों को यार। अगला देख लेते हैं अपन। मान लो कौन सा नंबर है? 6th। यही है, कोई भी हो सकता है। चलो ये देखो बेटा, ये मेरे पास बेंजीन है, और इस पे Cl यहाँ लगा हुआ है, इस पे Cl यहाँ लगा हुआ है, इस पे Cl यहाँ लगा हुआ है। ओके, क्या ये धीरे धीरे मैं मिला दूँ इसे तो 120 पे ही चला गया क्या? क्या एंगल रहा गया वापस? 120, 120, 120 डिग्री। म्यू ले दे के वापस वही रहा क्या? 0। अणु क्या होगा? नॉन पोलर। ऐसे निकालना है। अब सूत्र से निकालेंगे अपन। डाइपोल मोमेंट को सूत्र से निकाल सकते हैं, लेकिन सूत्र से काफी लंबा लेंथ प्रोसेस हो जाएगा, लंबा हो जाएगा बेटा। ओके, अगला देखो, अगला देखो। अगला कंपाउंड है अपने पास, मान लो ये Cl लगा हुआ है, ये Cl लगा हुआ है, ये Cl लगा हुआ है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण इन दोनों का अलग से लगेगा, इन दोनों का अलग से लगेगा। चार्ज ये चार्ज, ये चार्ज। तो क्या इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 लग रहा है क्या तुम्हें? नहीं। अरे बेटा, बराबर निरस्त नहीं हो रहा है। इसका भी कुछ जुड़ेगा, इसका भी कुछ जुड़ेगा, तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। और नहीं होगा तो अणु क्या होगा? अणु क्या होगा? पोलर। अणु क्या होगा? पोलर। अणु क्या होगा? पोलर। ओके, देखो बेटा, इधर देखो, ये हो गया। अगला देखो, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? ये होगा मेरे हिसाब से 8th होगा या 7th होगा। हाँ, कोई भी जो भी है। HCN है,
क्या स्ट्रक्चर है इसकी, संकर निकाल सकते हो और इसकी जानते भी हो ये स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, लोन पेयर होता है। किसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा, इसकी। क्या हाइड्रोजन की भी इतना ही है क्या, नहीं है। पावर किस में ज़्यादा, इसमें। तो डाइपोल मोमेंट जुड़ेगा तो कुछ मान होगा, कुछ मान होगा तो जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो अणु कौन सा होगा, पोलर। कौन सा अणु है बेटा, पोलर। पोलर मतलब ध्रुवीय। ओके, अगला देख लेते हैं। मान लो मेरे पास H2O है, जल। जल कैसा होता है, ध्रुवीय होता है या अध्रुवीय, जानते हो, देख लो तो कैसा, यही तो स्ट्रक्चर होती है इसकी। देखो इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इसकी भी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, और क्या इसकी विद्युत ऋणता है, बहुत कम है। क्या तुम्हें लग रहा है एक दूसरे से निरस्त हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो अणु कैसा होगा, ये मालूम चल गया हमको, अणु पोलर है। और काफ़ी काम आएगी ये चीज़ें, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा मैं इनको। ये मान लो मेरे पास NH3 है, पोलर है या नॉन पोलर, बना के देख लो। जानते हो संकरण बनाया, आकृति बनाई, ये लोन पेयर क्या रहा, ये इधर आया, ये खींचेगा इसके सबके इलेक्ट्रॉन, क्या ये खींचेगा, नहीं खींच पाएगा। डाइपोल मोमेंट क्या रहा, जीरो नहीं हुआ, सॉरी जीरो नहीं होगा, कुछ मान होगा, होगा कितना ये मालूम नहीं। उस पोलर, उसके डाटा देंगे तभी बता सकते हैं वो अणु कैसा है, ध्रुवीय। तो ये हमने यहाँ तक सीखा है, हमने सारे और एग्जाम्पल है जो आप कर सकते हो। तो लगभग अपना जो टॉपिक है डाइपोल मोमेंट वाला, GIOC वाला, वो लगभग खत्म हो चुकी है। और जो अब अपना जो 12वीं क्लास को लेकर जो हमारी चर्चा थी, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट है, जैसे P ब्लॉक है, D ब्लॉक है, ब्लॉक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, सारी में जो दिक्कत है वो आने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो चुकी है, संभावना बिल्कुल नगण्य हो चुकी है। अब वो चैप्टर तुम्हारे ऐसे समझ में आएंगे, बहुत ईजी समझ में आएंगे इसे पढ़ने के बाद। तो आज GIOC का हमारा दी एंड है। अगली क्लास GPC की पढ़ेंगे अपन, जनरल फिजिकल की एक क्लास पढ़ेंगे केवल, ओनली। इसके बाद सॉलिड स्टेट चालू करेंगे। ओके, थैंक्स। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करो। ओके, थैंक्स बच्चों।